Hi friends, so you all must be knowing that this time in May 22 term, FSCM was the toughest among all the electives. So since I had appeared for the examinations and written the FSCM paper, so I thought of sharing my review. Well, most of you will be thinking यार अब तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, 2 दिन रह गए, तो ऐसा रिव्यू करने का क्या फ़ायदा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई डिसाइडेड कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा और मेरे सॉल्यूशंस वगैरह मैंने जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया था मैं वही सॉल्यूशंस आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो जैसे 29 को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो मैंने सोचा था विद इन अ वीक मैं वीडियो डाल दूँगा। वीक भी क्यों, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो। बट उससे पहले मुझे एक्सपेक्टेंसी थी कि शायद जो रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं एफएससीएम की, एसएफएम की, उनमें से कोई ना कोई ये वीडियो डाल देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जिन्होंने एफएससीएम अपीयर किया होगा वो शायद मेरी बात से अग्री करेंगे कि दिस टाइम दिस इलेक्टिव वाज एक्सेप्शनली टफ। बट उस बात से हमें दुख है, बट उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जो फैकल्टीज़ हैं जो इतने ज़्यादा पैसे लेती हैं, जो 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार रुपये पैसे लेती हैं, उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं कि चलो जो स्टूडेंट्स के लिए हम एक वीडियो ही डाल दें, एक वीडियो ही अपलोड कर दें। कितना लग जाता, वो एमसीक्यूज़ ही खाली शेयर कर लेते, 15-20 मिनट उनके जाते। मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप मेरे चैनल का नाम देख सकते हैं, चार्टर्ड बख्शी। ये मैंने स्पेसिफ़िकली इसीलिए ही क्रिएट किया है क्योंकि मैं तंग आ गया था। मैंने पर्सनली भी फैकल्टीज़ को रीच आउट किया। कोलकाता की फ़ेमस फैकल्टी है, दिल्ली की एक बहुत ज़्यादा फेमस फैकल्टी है, आपको पता ही होगा। जो मैं दिल्ली की जो फैकल्टी है वो अनाप शनाप वीडियोज़ अपलोड करती रहती हैं, दिन में रोज़ कुछ ना कोई नई वीडियो। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आप एफएससीएम का सल्यूशन ही क्यों ना प्रोवाइड करें, तो जो मेन फैकल्टी से मैंने अपने उनकी ईमेल वगैरह में मैसेजेस सेंड किए, बट उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने पढ़े हैं बट उन्होंने कोई रिप्लाई देने का सोचा नहीं। सो दिस क्लियरली शोज़ दैट somewhere down the line it's all about market, it's all about fetching huge amount of money from the students. अगर एक रिव्यू ही डाल देते तो हमें शायद इतनी टेंशन ना होती। और अब मैं बताना चाह रहा हूँ मुझसे इतनी देरी क्यों हो गई। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ना कोई फैकल्टी ये वीडियो डालेगा, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था। बट क्योंकि अब रिज़ल्ट्स अराउंड द कॉर्नर है और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जिन लोगों को अभी 2 दिन में जो टेंशन हो रही हो, देखिए जिन्होंने ग्रुप 2 दिया है एफएससीएम के साथ, जिनके बाकी पेपर अच्छे गए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको एफएससीएम की टेंशन हो रही होगी, क्या पता मार्क्स ठीक ठाक आएंगे कि नहीं, हमारा एग्रीगेट बनेगा कि नहीं। मेरे साथ तो यही इशू चल रहा है। मेरे बाकी के 3 पेपर अच्छे गए हैं, बट एफएससीएम भी मैंने अटेम्प्ट किया है ठीक ठाक। देखिए, एमसीक्यू तो मैंने पूरा किया क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू कोई छोड़ता नहीं है, आपको वो करना ही पड़ता है, उसमें आपका मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट होता है। बट जो थियोरेटिकल जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था उसमें मेरा काफ़ी छूट गया है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी, मैं लिंक नहीं कर पा रहा था जो मटेरियल आईसीआई ने प्रोवाइड किया है, जो क्वेश्चंस पूछे थे। तो चलिए, बहुत बात हो गई, मैंने 4-5 मिनट बोल लिया। अब मैं सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये देखिए, मैं सॉल्यूशंस की कोई गारंटी नहीं देता, बट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी। जो मैं एग्ज़ाम में लिख कर आया हूँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है राइट हो सकता है 20 में से 15 एमसीक्यू राइट हो, 16 राइट हो, 17 राइट हो, 14 राइट हो, 13 राइट हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, दो आई एम सर्टन के मेरे एमसीक्यूज़ ठीक ठाक गए हैं। हाँ, मेरे को प्राइमा फेसी पता लगा कि मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक कर दी एमसीक्यू में। एक एमसीक्यू मुझे डिटेक्ट, मैंने ठीक से उसे पढ़ा ही नहीं था, तो वो तो घर आते समय मैंने देख लिया था, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैं बोला यार ये एमसीक्यू तो बहुत इजी था, मैं समझा भी ठीक था, बट
कैसे आई जस्ट टिक द रॉन्ग ऑप्शन। सो एनीवेज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कौन सी केस स्टडी ऑप्ट आउट की, वो थी केस स्टडी 3। देखिए मेरा नया कैमरा है, शायद इसमें मुझे ठीक से वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग वीडियो, आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन दिस। बट एनीवेज मैंने जो केस स्टडी छोड़ी थी वो थी केस नंबर 3, क्योंकि 3 का मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो आई हैड ऑप्टेड आउट केस नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3। सो सीक्वेंस वाइज मैं 1, 2, 4 और 5 ही मैंने अटेंड किया था। आई थिंक 1 वॉज दी ईजीएस्ट अमंग दी ऑल, तो वही डिस्कस करते हैं। पहले देखिए केस स्टडी में क्या था क्या नहीं था, वो तो जो आपने दिया है वो आप भली बात ही जानते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर्स शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है उसमें पूछा गया है कि जब बैंक रेट इंक्रीज़ होती है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ रियल जीडीपी, तो उसमें से ये जो 4 जो व्यूज़ दिए हैं उनमें से कौन सा व्यू करेक्ट है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो क्वार्टरली बेसिस में अपने डिसीजंस वगैरह व्यूज़ वगैरह जो डॉक्यूमेंट करवाती है, ये उसके ऊपर था। थोड़ा टेक्निकल भी कह सकते हैं आप, जिन्होंने कभी आरबीआई की मीटिंग वगैरह नहीं देखी है कभी कोई चैनल में, जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह फॉलो करता था तो मुझे ये पता थी। ये बेसिकली केस है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का। तो ये बेसिकली केस है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन को नहीं कंसिडर करती। तो सीधा सीधा बात है, जब रियल जीडीपी तभी एक्सपैंड होती है जब इकोनॉमी में काफ़ी पैसे आरबीआई द्वारा फेंके जाएं। जब आरबीआई इंश्योर करती है कि मनी प्रिंटिंग ज़्यादा हो, मार्केट में इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो, तभी ही जीडीपी एक्सपैंड होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे हिसाब से मैंने जो आंसर दिया था वो था ए, द आरबीआई मस्ट हैव बीन इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। चलिए अब बी में आते, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, मैं इस एमसीक्यू में जाने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कौन से एमसीक्यूज़ ऐसे थे जिसमें हम लोग डायरेक्टली आंसर इस्टेब्लिश कर सकते थे, जो मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया और जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। तो उस हिसाब से आई थिंक द इंस्टेंसेस वर मिनिमल। मेरे ख्याल से काफ़ी कम ऐसे केस एमसीक्यूज़ होंगे जिसका आंसर आप डायरेक्टली निकाल पाते जो मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया है। मैं लेटेस्ट वाला मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने दिया था इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई एमसीक्यू होंगे जिसमें डायरेक्टली आंसर आपको मटेरियल से मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले वाले में तो ऐसा केस नहीं था, ये आपको एनालाइज करके ही आप इसका आंसर लिख पाते। दूसरे वाले में आप कह सकते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे से मटेरियल को पढ़ते तो शायद आप लिख पाते, बट फिर भी डायरेक्टली इसका आंसर आपको मटेरियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट के बारे में स्पेसिफिक मेरे ख्याल से मुझे मिला नहीं था। मैंने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा था, काफ़ी अच्छे से फिर मटेरियल भी देखा, तो मुझे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा वो था ऑप्शन सी। देखिए इसमें यह था कि कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उन लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है विथ रिगार्ड टू दिस थिंग। जी हाँ, ये था कि कोई जो कंप्लेन आई थी मिस्टर मलानी के ऊपर, वो था कि इनके पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, बट क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे
तो क्या वो इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे? तो ये जो कंप्लेंट की गई थी मिस्टर मलानी के अगेंस्ट, हमें बेसिकली ये डिटेक्ट करना था कि ये टेनेबल है कि नहीं। तो देखिए, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब जो कंपनी के वैल्यूअर हों या कंपनी के डायरेक्टर्स, विद इन द डायरेक्टर्स हों, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अगर बाकी रूल्स और लॉज को अबाइड किया जाए। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सी, दैट Mr. Malani will not be liable when it has been done in terms of the approved policy of the board and the same has been shared not to bypass the SEBI regulation and the valuer has signed the NDA। देखिए, जो नंबर 3 था वो भी ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप नहीं लिंक कर पाते आईसीआई के मटेरियल से और आईसीआई के इस क्वेश्चन से। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल था। ये वही था, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की थोड़ी भी नॉलेज है कि आरबीआई कब कैसे डिसीजंस लेती है, तो आप ये सीधा सीधा कर पाते। क्वेश्चन था कि सीएफओ ऑब्जर्व कर रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज किए गई हैं आरबीआई के द्वारा, तो सच एक्शन ऑफ आरबीआई इज़ लाइकली। देखिए, सीधा सीधा इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करती है आरबीआई से, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा परचेज़ की जाती है आरबीआई के द्वारा, तो ये आरबीआई क्यों करती है? सिंपली ये इसलिए करती है, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसको घटाने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। जो इंटेंशन ये होता है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाए। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ की गई है आरबीआई द्वारा, तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो बैंक्स को लोन्स लेने में आसानी होगी, बैंक्स और ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी डिक्रीज़ हो गया। तो उस हिसाब से सीधा इसका आंसर था ए, इंक्रीज लोन्स मेड बाय द बैंक्स। सच एक्शन ऑफ आरबीआई इज़ लाइकली टू इंक्रीज लोन्स मेड बाय द बैंक्स। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ सेबी। देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसमें एलिमिनेशन भी वगैरह लगाते तो आप इसका सही आंसर पिक कर सकते थे। इसका आंसर होगा बी, द सेबी कैन डिस्चार्ज। इसका सिंपल मतलब था, सेबी कब जो किसी कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो कब डिस्चार्ज कर सकती है। तो ये आप अगर, ये स्टैंड अलोन क्वेश्चन था, क्योंकि आप एज सच केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको उससे कुछ हिंट नहीं मिलेगा। तो इसका जो लॉजिकल आंसर बन रहा था वो बी था कि द सेबी कैन डिस्चार्ज द अमाउंट इन द बैंक ऑफ STSCL इफ इट इज़ फाउंड टू बी इन द वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस देयर अंडर। अब इसका लास्ट जो MCQ था, देखिए ऐसा MCQ था जो आपके SFM के दिन को याद दिला देता। देखिए, मैं और एक बात मेंशन करना चाहूँगा, मेरा CA फाइनल का ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर्ड है और मैं SFM के जो बेसिक्स वगैरह थे वो मुझे पता थे, बट जो कंप्यूटेशंस वगैरह थे, डिटेल्ड कंप्यूटेशंस, जो बेटर होता है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ड्यूरेशन वगैरह, ये सब मैं भूल गया था। ऑब्वियसली मैं भूल जाऊँगा क्योंकि मुझे ग्रुप 1 में कोविड का जो एक साल वेस्ट हुआ था उससे जस्ट पहले वाले टर्म में मैंने CA फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर किया था, तो काफ़ी टाइम गुजर गया था। तो मैं जो बेसिक्स वगैरह थे वो मुझे पता थे, बट जो टेक्निकलिटीज़ थी जो इस सब्जेक्ट की थी, जो कॉम्पिटिशन्स थे, वो मुझे कुछ नहीं पता थे। तो आई थिंक ICI played it, I won't say it played smartly, I think it had in a way hurted those students who had appeared for group 2 in isolation एंड जिनकी SFM की क्लासेस या SFM पास होने को काफ़ी वक्त हो चुका था। बट इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली ये बात थी कि मुझे क्वेश्चंस जो SFM में पूछे जाते थे, जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो मुझे याद थे,
और उस क्वेश्चंस पे काफ़ी बार मेरे दिमाग में क्लिक किया कि वहाँ पे RF लिखा रहता था, रिस्क फ्री रिटर्न 2%, 3%, 4%, और ब्रैकेट में लिखा था GSEC रिटर्न्स। तो उससे मुझे याद आया कि ये जो GSEC रिटर्न होता है उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, उसमें खाली इन्फ्लेशन की जो एडजस्टमेंट है वो हुई होती है, बाकी एज सच उसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट डिफ़ॉल्ट ऑन पब्लिक मनी। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन ए, इट हैज़ ओनली रियल रिटर्न एंड इन्फ्लेशन बट नो रिस्क। अगर आपको यही पता था कि उसमें रिस्क नहीं होता तो आप सीधा सीधा ए ऑप्ट कर देते। देखिए, मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं MCQs ही डिस्कस करूँगा। द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आई विल डिस्कस टुमारो। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 2 पे। देखिए, अब केस स्टडी नंबर 2 पे क्या था नहीं था ये मैं डिस्कस करने लग गया तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। ऑल यू नीड टू नो इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, अब ये जो MCQ था, आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द ICAI, क्योंकि मुझे डाउट है इसका आंसर ए या बी में से ICAI कुछ गंदा खेल करने वाली है, जबकि लॉजिकली इसका आंसर बी होना चाहिए। मैंने बी ही मार्क किया है, क्योंकि आपको पता होगा बेसिक जो वेंचर कैपिटल जो फर्म्स होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर उस बिज़नेस पे इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़े नॉन कन्वेंशनल होते हैं, क्योंकि जो बेसिक नेचर होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का वो यही होता है, वो थोड़े रिस्क एग्रेसिव होते हैं, वो थोड़े नॉन कन्वेंशनल बिजनेस खोजते हैं जिसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेला होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, फॉलोइंग दैट स्टिग्मा, आई थिंक ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 वर करेक्ट। बट इंटरेस्टिंगली मुझे जो ICAI के मटेरियल से ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ही मिले, तो मुझे पक्का डाउट है कि इंस्टीट्यूट इसका आंसर शायद ए लिखते, बट मैंने जो मार्क किया है वो ऑप्शन बी। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि बिजनेस मैनेजमेंट वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल नेचर, ये वाला पॉइंट मैंने अज्यूम किया और इसीलिए 1 को मैंने माना कि ये करेक्ट है। बाकी 3 और 4 तो आपको पता ही है, वेंचर कैपिटल्स कंट्रीब्यूट फॉर मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम हराइजन एंड बाय इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स एट अर्लियर एज दी वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सिबिट रॉ पोटेंशियल। ये सीधा ये वाले पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 है, सॉरी जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है वो आपको ICAI के जो FSCM का मैट है उससे मिल जाएगा, बट पॉइंट नंबर 1 नहीं मिलेगा। बट मुझे पॉइंट नंबर 1 भी लॉजिकल लगा, इसलिए आई मार्क्ड ऑप्शन बी। एंड दिस क्वेश्चन हैड कंज्यूम्ड माई से 10-12 मिनट्स। इस MCQ के लिए मुझे 10-12 मिनट लगे, बट मुझे जहाँ तक लगता है मैंने इसका आंसर सही लिखा है। देखिए, ये इंडियन रिट्स जो अभी हैं वो इंडियन मार्केट में अभी भी उतने वाइब्रेंट नहीं हैं। जैसे इक्विटी मार्केट जो इंडिया की है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, बट डेट मार्केट इज़ नॉट दैट वाइब्रेंट कंपेयरिंग टू द वेस्ट। तो ये वाला जो रिट का क्वेश्चन है, ये भी अगर आपको US वगैरह में जैसे रिट्स फंक्शन करते हैं, आपने कभी कोई आर्टिकल पढ़ा हो, कभी कहीं सुना हो, तो आप शायद इसका आंसर करेक्ट कर पाते। देखिए, इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, इसका अगर आपको रेट्स की बेसिक नॉलेज होती तो भी आप शायद कर पाते, बट मेरे हिसाब से इसका 100% आंसर बी ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से 100% बोल रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। देखिए, सिंगल प्रॉपर्टी रेट होती हैं US वगैरह में होती हैं, डेडिकेटेड रेट मतलब जो किसी स्कीम जो किसी पर्टिकुलर बेस पे बनी हो वो भी होती है। इंडेक्स रेट तो आपको पता ही होगा, जैसे अभी एम्बेसी रेट है, फिर माइंड स्पेस है, फिर ब्रूकफील्ड है, ये सब लिस्टेड है और इंडेक्स रेट भी लिस्टेड होती है। तो इसका आंसर था फिक्स लाइफ रेट, क्योंकि इनका नेचर इक्विटी जैसा होता है तो इनकी डिफाइंड लाइफ नहीं होती है।
तो इसका आंसर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर वे दैट अ रेट कैन बी स्ट्रक्चर्ड। इसका आंसर होगा बी, अ फिक्स लाइफ रेट। ऐसे कोई रेट नहीं होती। तो कमिंग टू ऑप्शन 3, देखिए इसका वार मैंने निकाला था, मेरे हिसाब से 40,000 बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ICA के मैट में ऐसा कुछ उन्होंने एक या दो लाइन मुझे कुछ मिली थी लॉजिकल, उस हिसाब से मैंने निकाला था। आप तो उस हिसाब से मैंने जो कंपटीशन किया था 40,000 वुड बी द करेक्ट आंसर। बट किसी और का कुछ आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें और मुझे रीज़न भी ज़रूर दें कि आपका कैसे 40,000 निकला। ऑप्शन 4 इज सीधा, इट वाज एन इजी क्वेश्चन। आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड डिविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न, मतलब जो एवरेज रिटर्न होती है, जो मीन से होती है, वो कितनी दूर होती है, ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, तो दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। और जो 5 का था, ये भी आपको म्यूचुअल फंड की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपने कभी म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इंडेक्स फंड, क्योंकि वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, तो उसमें एज सच जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगती, वो खाली इंडेक्स को मिमिक करते हैं टू इंश्योर दैट द रिटर्न मिमिक्स द इंडेक्स। तो उस हिसाब से जो एक्सपेंसेस वगैरह होती हैं सबसे लोएस्ट होती है इंडेक्स फंड में, सो द आंसर वुड बी ए। तो अब मैंने आपको जैसे कहा था केस नंबर 3 मैंने छोड़ दी थी, तो नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट। मैं आता हूँ केस स्टडी नंबर 4 पे। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे याद नहीं था कि SFM के जो कंप्यूटेशंस होते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कैसे होते हैं, ऑप्शन कंप्यूटेशन कैसे होती है। मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे तब मुझे आते थे, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, मैं शायद कुछ मटेरियल भी लेके गया था, बट आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैंने आर्बिट्रली रैंडमली ऑप्शन डी मार्क कर दिया। इन केस अगर किसी ने भी डी मार्क किया है एंड दे कैन सफाइस इट विद प्रॉपर कैलकुलेशंस, तो मुझे खुशी होगी कि मेरा भी आंसर राइट है, बट आई नो कि ये गलत जाएगा। और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि मुझे बहुत रिपेंटेंस हुआ एग्ज़ामिनेशन देने के बाद कि ये मैंने कैसे कर ली, तो एक्चुअली मैंने नॉट वर्ड ही नहीं पढ़ा था, मैंने जल्दी जल्दी में नॉट वर्ड ही नहीं पढ़ा था। और ये आपको पता होगा जो बिड आस्क रेट होती है उसमें इसका बेसिक लॉजिक ये था कि जो बिड आस्क स्प्रेड दी होती है उसमें जो जो बैंकिंग कंसर्न होती है वो खुद कभी घाटे में नहीं जाएगी, तो उसको फॉलो करते हुए आपको चारों में से सिलेक्ट करना था करेक्ट आंसर क्या है। एक बार केस स्टडी पे चले जाते हैं, बिड आस्क देख लेते हैं।